The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Thank you. Good morning, students. Today we have the topic of Principles of Scientific Management developed by F.W. Taylor. लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 2.1 पढ़ा था, जिसमें हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेलर के प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ये फ्यूल की तरह इतने सारे तो नहीं है, लेकिन 4 प्रिंसिपल्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं चारों के चारों प्रिंसिपल. फ्यूल ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 प्रिंसिपल दिए इन्होंने. तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट? एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस. साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये क्या है? एप्लीकेशन है एक तरीके से का किस चीज़ का? साइंस का. यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? साइंस को अप्लाई करते हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में, ईच एंड एवरी एलिमेंट, चाहे आप कोई भी एस्पेक्ट क्यों ना यूज़ करो, मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लेवल्स परफॉर्म कर रहे हैं, या मैनेजमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट में हमें क्या अप्लाई करना है? साइंस को अप्लाई करना है. ये कहना चाहते थे यहाँ पर टेलर. अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं. जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट वन इज साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हमें साइंस के थ्रू काम करना है, नॉट द रूल ऑफ थंब. थंब के रूल से वर्क नहीं करना है. हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है. थर्ड वन इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. हमें कॉपरेशन से काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना, सिंगल वन. एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. मीन्स हमें हर एक पर्सन को डेवलप करना है, ईच एंड एवरी पर्सन कंपनी में जो भी हो उसको डेवलप करना है टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी आने तक. जब तक उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आ जाती तब तक हम उसे क्या करना है? उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है. एंड प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से कंपनी में वर्क करे. तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से देखना स्टार्ट करते हैं. इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे आगे. फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो सबसे पहले इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में कैसे हैं. आप लोग चाहे तो पीडीएफ से ही वर्क कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी, और ये मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं नोटबुक में. नो प्रॉब्लम एट ऑल. जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर ये इंसिस्ट करते हैं, मीन्स ये कहना चाहते हैं दैट ईच जॉब, कंपनी में हर एक जॉब जो परफॉर्म की जानी चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होनी चाहिए हर काम. एंड नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सपीरियंस. अपने पर्सनल इंट्यूशन पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. यहाँ पर किस चीज़ के लिए बात करें? कोई भी डिसीजन अगर हम लेना चाहते हैं तो डिसीजन हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल इंस्टीट्यूशन को ध्यान में ना रखकर साइंटिफिक इंक्वायरी को ध्यान में रखकर लेने चाहिए. इट मीन्स वी शुड टेक साइंटिफिक डिसीजन. हमें कुल मिलाकर साइंटिफिक डिसीजन लेना है. एक्चुअली साइंटिफिक डिसीजन अब होता क्या है, तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. टेलर बिलीव दैट, टेलर ये मानते थे दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड ऑफ मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का, बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है. टेलर ये विश्वास करते थे कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का केवल एक ही बेस्ट मेथड है. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस. इस मेथड को हम डेवलप कर सकते हैं वर्क स्टडी, उस पर वर्क करके और थोड़ा सा एनालिसिस करके. एक्चुअली होता क्या है, हमें कोई भी काम करना हो, जैसे हमें एक वर्क करना है, तो उस वर्क को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. देर आर सो मैनी वेज़, बहुत सारे वेज़ हैं. लेकिन अगर आप देखें इन सभी वेज़ में से बहुत सारे वेज़ हैं. आप जितने लोगों से पूछेंगे सब लोग उतने अलग अलग अपने अपने व्यूज़ देंगे, कि सब लोग अपने अपने व्यूज़ देंगे. एक तरीके से आप इस तरीके से काम कीजिए. दूसरे लोगों से आप पूछेंगे तो किसी सेकंड पर्सन से आप इस काम को ऐसे कीजिए. किसी थर्ड से पूछा, उसने कहा कि आप ऐसे कीजिए. फोर्थ से पूछा, आपने ऐसे कीजिए. फिफ्थ से पूछा, आपने ऐसे कीजिए. सब लोग अपने अपने व्यूज़ देंगे, लेकिन एक्चुअल में उस काम को करने का एक ही बेस्ट वे होगा. बेस्ट वे कौन सा होगा? सिर्फ एक.
रास्ते बहुत हैं लेकिन बेस्ट सिर्फ एक ही हुआ। और अगर हम सबके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सबसे पूछेंगे तो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अलग अलग वे हमें बताएंगे, लेकिन हमें कौन सा वे चूज़ करना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट हो और हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी अर्न करके दे, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरी बात, जैसे हमारा थंब होता है एक तरीके से, थंब बहुत फ्लेक्सिबल है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करके नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, हमें साइंटिफिकली वर्क करना है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें रिसर्च करते रहना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, एक जगह पर रुकना नहीं है, बिल्कुल भी एक जगह पे स्टक नहीं होना है। तो नए एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करें, और वो कहाँ से करेंगे, पुराने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर नए एक्सपेरिमेंट को फाइंड आउट करते रहें, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो और हमें एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, राइट। इस प्रिंसिपल में केवल इतना ही है, और आप इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिसीजन अगर कंपनी में लिया जा रहा है तो वो डिसीजन साइंटिफिकली होना चाहिए कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई दूसरा भी मैनेजर आ जाए तो वो यही डिसीजन ले, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, रूल ऑफ थंब का मीनिंग देखिए ज़रा। रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या होता है, रूल ऑफ थंब होता है एक तरीके से डेक्टरेट। डेक्टरेट मीन्स कि अपनी तानाशाही चलाना, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना। और साइंस कैसा होता है, साइंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है एक तरीके से, और हमें साइंस के अकॉर्डिंगली वर्क करना है, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, फ्लेक्सिबल होकर काम नहीं करना, हमें न्यू न्यू इन्वेंशंस करते हुए चलना है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। हार्मोनी का मीन्स होता है एक तरीके से तालमेल बिठा के रखना, किसी के साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेव करना, राइट। नॉट डिस्कार्ड मीन्स एक तरीके से हमें जो है तानाशाह नहीं बनना है और हमें जो है किसी भी चीज़ को हटाना नहीं है वहाँ से। तो जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली होता क्या है, 2 ग्रुप्स होते हैं, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक। एक इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर एम्प्लॉयर होता, मालिक होता है। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल ऑफ ईच अदर। एक तरीके से देखा जाए दोनों लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, लेकिन वो दोनों कौन होते हैं, एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। राइवल्स किस तरीके से होते हैं, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्क करने का अलग अलग होता है। एक तरीके से देखा जाए तो वर्कर्स की थिंकिंग क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि हम लोग अंडर पेड हैं, हमें कम सैलरी मिल रही है और हमें बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किया हुआ है, हमें ये लोग हमें केवल पेलते ही रहते हैं और हमें अच्छी सैलरी पेमेंट नहीं करते हैं। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़्यादा पेमेंट अर्न करना होता है, अर्निंग द मोर मनी। वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी और वेजेस पाना चाहते हैं कंपनी से। उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग है और वो कंपनी के लिए फील्ड भी अलग करते हैं। उनकी फीलिंग ये है कि वो ओवरबर्डन है और अंडर पेड है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट अर्न करके देना है, और वो लोग वर्कर्स के लिए क्या फील करते हैं, वो लोग ये फील करते हैं वर्कर्स आर गुड नॉट फॉर नथिंग। वर्कर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं हमारी कंपनी में। तो दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हारमोनी एंड नॉट डिस्कार्ड। तो यहाँ पर टेलर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों को जो है एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, वो पॉजिटिव भी सोच सकते हैं फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच के वर्क करें विद हारमोनी। हारमोनी मीन्स डेट थोड़ा सा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रखें, थोड़ा सा फ्रेंडशिप में काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड, और डिस्कॉर्ड को अवॉइड करें। ये इसका क्या है, मेन पर्पस है। और वो ये कहना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 व्हील हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 2 व्हील्स कौन कौन है, वर्कर और मैनेजमेंट। ऐसे भी इसका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पेपर में, देयर आर 2 व्हील्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर। तो कौन कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन के 2 व्हील। अगर वो काम नहीं करेंगे अच्छे से, दोनों ही व्हील, अगर दोनों में से अगर एक व्हील भी अपना अच्छे से काम ना करे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छे से चल पाएगी। विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हेयर। इसमें कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है, तो वो पूछा जाता है आपसे, तो आप इसमें बताएंगे हारमोनी नॉट डिस्कार्ड। तो 2 व्हील हैं इसमें, वर्कर्स और मैनेजमेंट की बात की गई है। एक आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, ठीक है, और एक आपके 2 व्हीलर स्कूटी है, जैसे हम ये समझ लेते हैं 2 व्हीलर स्कूटी है आपकी,
और उस टू व्हीलर स्कूटी में अगर एक व्हील भी ख़राब हो जाता है उसका, या पंक्चर हो जाता है, आगे का है या फिर वो दूसरे का है, आगे का वाला है या फिर बैक वाला है वो, तो आपकी जो स्कूटी है वो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, राइट। तो उसके बिना आप आपकी जो स्कूटी है बिल्कुल वेस्ट है। और सेम ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स और मैनेजमेंट दो व्हील हैं। अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। मैनेजमेंट अगर अच्छी सैलरी उनको पेमेंट नहीं करेगा, अपने वर्कर्स का ध्यान नहीं रखेगा, तो वर्कर्स वहाँ पे खुश नहीं रहेंगे और उस कंपनी में वो मोटिवेशन से, दिल से, वहाँ पर डेडिकेशन से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव आउटलुक रखना है, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचकर काम करना होता है, दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें वहाँ पर। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन का भी नाम दिया है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मेंटल रिवॉल्यूशन। ये एक टेक्निक भी है, आगे हम टेलर की कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो उस टेलर की टेक्निक में मेंटल रिवॉल्यूशन वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, वही चीज़ वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल मीन्स इसे पेपर में मेंटल रिवॉल्यूशन के नाम से ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये वाला जो प्रिंसिपल है आपका, हमें कॉपरेशन से काम करना है, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेले वर्क नहीं करना है। और वैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ पर्सन्स का ग्रुप है, तो ग्रुप में तो आप अकेले काम करके सक्सेस हो ही नहीं सकते, आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है आपका, वो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड वाले प्रिंसिपल का जस्ट उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन स्वरूप है उसका। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। उन्हें कैसे काम करना है? कोऑपरेशन में काम करना है। जब वो दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तभी वो कोऑपरेशन में वर्क कर पाएंगे। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? अपने वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर रखें बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क। कोई भी स्टैंडर्ड टास्क वर्कर्स के लिए फिक्स करने से पहले की बात कर रहे हैं ये। जैसे सपोज करो हम वर्कर्स को टारगेट देना चाहते हैं कि आपको 1 मंथ में इस बार 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो इस टारगेट को फिक्स करने से पहले हम एक बार वर्कर्स से क्या कर लें, उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लें। और वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेने का क्या तरीका है? फॉर देम, बिकॉज when standard or targets are set up in consultation of workers, then they will try their best to achieve it. उनको अपने कॉन्फिडेंस लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, डेट इज़ द कंसल्टेशन। हमें अपने वर्कर्स से क्या कर लेना चाहिए? पहले कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, उनसे सजेशन ले लेनी चाहिए कि इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट को, अपनी कंपनी को, अपनी प्रॉफिट को इस साल ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को बोनस ज़्यादा मिले। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है? ऑब्वियसली वर्कर्स का जो ग्रुप होगा, उसका जो लीडर होगा वर्कर्स का, वो मैनेजमेंट की नज़र में अच्छे बनने के लिए, वर्कर्स को प्रायोरिटी दिलवाने के लिए वो ये बोलेगा कि यस सर वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। तो हमें उन्हें क्या लेना है? अपने कॉन्फिडेंस में लेना है पहले। और कॉन्फिडेंस में लेकर अगर हम उनसे अपना टारगेट सेट करवाएंगे, उनसे वो काम करवाएंगे, देन वो उस वर्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। वो उस वर्क को करने में ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। हमें मीन्स कोई भी चीज़ उन पर, किसी भी चीज़ को उन पर प्रेशराइज नहीं करना है। हमें उनमें किसी भी चीज़ के लिए उन्हें एक तरीके से किसी वर्क को करने के लिए उनको प्रेशराइज ना करके हमें उन्हें उनकी मर्जी से काम करवाना है, जिससे वो खुद मोटिवेट होकर ये कहें यस सर वी कैन डू इट। ऐसा ना हो कि हम उनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो लोग हमारी कंपनी में ज़्यादा कोऑपरेशन से वर्क कर पाएंगे और ज़्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे। तो ये क्या था आपका हार्मोनी वाले प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक्सटेंशन रूप है। इसे भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक इसमें क्वेश्चन इस तरीके से का भी आ जाता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कि हमारे जो साथ वाले पर्सन है, साथ वाले मीन्स जो आपके कंपनी में जो सेम पोस्ट पर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, आपके कलीग्स, हमें अपने कलीग्स के साथ भी क्या बना के रखना है? कोऑपरेशन बना करके रखना है। अगर आपको कहीं कहीं ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कि इसमें हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड वाले की तो कोई बात की नहीं है वर्कर्स की और मैनेजमेंट की, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं की है, एक ही पोस्ट के मैनेजर्स की बात हो रही है, जस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उस केस में हम इस प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ से काम करना है? कोऑपरेशन से काम करना है, राइट।
नेक्स्ट प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल है अब। लास्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें क्या करना है, अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक और बात टेलर कहते हैं कि अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स हमें क्या करना है, अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है विद देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जिससे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से अपना काम कर पाएँ, एंड प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मर्जी से और ख़ुद मोटिवेट होकर वर्क करें। ऐसा कब होगा, आप सपोज़ कीजिए कि आपकी कंपनी में कोई वर्कर 10 साल से काम कर रहा है और 10 ईयर्स पहले आपने उसे बहुत अच्छे से देखकर सिलेक्ट किया था, सारी चीज़ें, अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अपना सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा रखा था, तो तब उस टाइम पे वो 10 ईयर्स पहले बहुत बेस्ट एम्प्लॉय था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में अब क्या है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी को तो डेवलप करना ही है, आगे बढ़ाना है। मार्केट में अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ नए नए तरीके की, नए ट्रेंड वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो क्या आप अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए उस टाइम पर कंपनी के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग हमें उनके लिए शेड्यूल्ड कराएं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। किसी भी इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसीज होती हैं वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करती हैं, एंड वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग। और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पर, कि उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, एंड देयर सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अच्छा सिलेक्शंस मीन्स हमें करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज, जिससे कि वो लोग अपनी अपनी नॉलेजेस को अपडेट करते रहें। इसमें एक बात और है, मेन चीज़ इस टेलर मीन्स ये फोकस करना चाहते थे इस चीज़ पर, वो उन्होंने फोकस किया है कि किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग की वजह से, इट मीन्स डेट आउटडेटेड होने की वजह से कंपनीज से लीव ना करना पड़े, छोड़ना ना पड़े। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला जो प्रिंसिपल है, और फ्यूल का एक प्रिंसिपल था बेटा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये दो हमारे प्रिंसिपल्स थे। एक तो ये वाला डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन वाला, ये टेलर का प्रिंसिपल है। एक फ्यूल का प्रिंसिपल था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। फ्यूल ने भी तो यही बात कही है। फ्यूल ने क्या कहा है कि हमें अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टेबल रखना है। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी बार बार हमें लीव करके चले जाएँ। एक तरीके से देखा जाए तो टेलर का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी लीव करके, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी लीव करके ना जाएं, वो कंपनी में ही रहें, हमारे पुराने एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो हमारी कंपनी के बेस्ड हैं और वो हमारी कंपनी में रहकर हमारी कंपनी की चीज़ों को, हमारी बारीकी को जानते हैं। तो उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे यहाँ पर गेन किया है, तो अब हम उनके एक्सपीरियंसेस का क्या लें, थोड़ा सा बेनिफिट लें। तो बस उन्हें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी तो सिखानी है, तो उनकी न्यू टेक्नोलॉजी को उन्हें सिखाने के लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग पर भेजना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलर के क्या पढ़ेंगे, टेलर के हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे, देन हमारा ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट और लेना चाहती हूँ बेटा, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं आपको जो भी मेरी गाइडलाइंस होंगी वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूँगी, और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइडलाइंस भी दूँगी। एक बात और कि आप लोग क्या करेंगे, छोटा सा काम आपको करना है, एक एक्टिविटी आप लोग करेंगे। वो एक्टिविटी क्या होगी, फ्यूल और टेलर, ये दो आपके क्या हैं, राइटर हैं। आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है कि टेलर कौन थे इनके अबाउट में, और फ्यूल कौन थे इनके अबाउट में, इनकी पास्ट समरी, इनकी बायोग्राफी वगैरह, ये थोड़ा सा आप नॉलेज कलेक्ट करेंगे और इनके ऊपर नोट्स तैयार करेंगे, जस्ट लाइक 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, इनके क्या फंक्शंस थे, ये अपनी लाइफ में किस पोस्ट पे रहे, इन्होंने एज अ मैनेजर वर्क किया, एज अ इंजीनियर वर्क किया, या कब कौन सी पोस्ट पे, इन्होंने कौन सी बुक्स वगैरह लिखी। इस तरीके से इनके अबाउट में आप ये मान के चलिए 1000 वर्ड्स आपको लिखने हैं, और आप इस वर्क को एज एन एक्टिविटी अपनी फेयर नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे फ़ोटोग्राफ्स आप इसकी सेंड करेंगे ऑन माय पर्सनल नंबर। ठीक है, तो दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 1 डाल दीजिएगा आप इस पर।
and I will take a test. Okay, thank you and have a nice day.